हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस ओरिजिन। दिस इज अनुभव दीपानी, फैकल्टी एट आईएएस ओरिजिन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो जुडिशरी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज आवर सुप्रीम कोर्ट। जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि इंडिया में जो जुडिशरी है वो कुल मिलाकर 3 लेवल्स पे कैटेगराइज्ड होती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उससे नीचे होता है हमारा सबऑर्डिनेट कोर्ट। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबऑर्डिनेट कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट अलग अलग है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबऑर्डिनेट कोर्ट एक्चुअली में मेजरली 2 लेवल्स पे कैटेगराइज्ड होता है, जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या सेशन कोर्ट के नाम से जानते हैं, जिसे आप लोग हिंदी में जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय के नाम से भी जानते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई भी ऐसा केस है जो सिविल केसेस की कैटेगरी में आता है, जैसे कि डिवोर्स, मैरिज, प्रॉपर्टी, अडॉप्शन, इनहेरिटेंस, मेंटेनेंस, तो वो केस आपका जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई ऐसा क्राइम है जैसे कि मर्डर, हाफ मर्डर, चोरी, मारपीट, तो वो आपका सेशन कोर्ट में जाता है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को हम लोग आने वाले वीडियोस में डिस्कस करेंगे, लेकिन आज हम लोग जिस चीज के बारे में बात करेंगे वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। अब जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 470 आर्टिकल्स होते हैं, जिसमें आपके आर्टिकल नंबर 124 से लेकर आर्टिकल नंबर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स को यहां पर डिटेल में बताया गया है। आज इस वीडियो में हम लोग 3 चीजें मेजरली समझने की कोशिश करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपको कौन कौन सी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट किसके द्वारा और किस तरह से किया जाता है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर डिस्कशन। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या रहा है। आज जिस कोर्ट को आप भारत की राजधानी न्यू दिल्ली में देखते हैं, दरअसल सबसे पहले उसी सुप्रीम कोर्ट को ब्रिटिशर्स ने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत एस्टैब्लिश किया था। और जब ब्रिटिशर्स ने इस कोर्ट को एस्टैब्लिश किया था तो न्यू दिल्ली में नहीं बल्कि कैलकाटा में एस्टैब्लिश किया था, क्योंकि सरप्राइजिंगली 1773 में इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली ना होकर कैलकाटा हुआ करती थी। और जब किंग जॉर्ज फिफ्थ पहली बार इंडिया आए थे तो उन्हीं के स्वागत के लिए 1911 में कैलकाटा से शिफ्ट करके हमने भारत की कैपिटल को न्यू दिल्ली बनाया था। लेकिन एक बार जब हमारा देश आजाद हो गया तो 26 जनवरी 1950 को जब हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंप्लीमेंट किया, उसके जस्ट 2 दिन बाद 28 जनवरी को हमने अपने सुप्रीम कोर्ट को फिर से इंडिया में एस्टैब्लिश कर लिया था। और इस बार हमने उसे एस्टैब्लिश किया था इंडिया की नई कैपिटल न्यू दिल्ली में। अब आप यहां पर यह देखिए कि सुप्रीम कोर्ट को जब कैलकाटा से न्यू दिल्ली शिफ्ट किया गया तो क्या इसका मतलब यह है कि आज की तारीख में भी हम सुप्रीम कोर्ट को कहीं और शिफ्ट कर सकते हैं, किसी और शहर में? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल है जिसे हम कहते हैं आर्टिकल नंबर 130, जिसे हम सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। मान लीजिए कि अगर आपको ऐसा लगता है कि दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है और यहां पर आदमी रह नहीं पा रहा है, तो केसेस क्या सॉल्व करेगा? और आपको अगर यह लगता है कि दिल्ली से उठाकर हम अपने सुप्रीम कोर्ट को शिमला, देहरादून या चलिए मान लीजिए लद्दाख भी लेकर चलते हैं, तो आप सीट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 130 में सुप्रीम कोर्ट के शहर को भी बदल सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि जो फाइनल एसेंट या सिग्नेचर होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का ही होगा, लेकिन इस चेंजिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट सिटी को इनिशिएट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या पार्लियामेंट की नहीं होती, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की होती है। सो आईएएस ओरिजिन इज कमिंग अप विद द न्यू यूपीएससी जीएस बैच, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, आपको बहुत सारा एक्सेस में मिलेगा, हार्ड कॉपी मटेरियल जो आपके घर तक आपको पहुंचाया जाएगा, डाउट रिजॉल्यूशन क्लासेस और टॉपर सेशंस और आंसर राइटिंग जैसे बहुत सारे फीचर्स हैं। सभी फीचर्स को डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है उसे क्लिक करिए और आईएएस ओरिजिन के ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करिए। अब जब 1950 में हमारा सुप्रीम कोर्ट पहली बार न्यू दिल्ली में एस्टैब्लिश किया गया था तो उस वक्त सिर्फ 8 जजेस हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, दैट इज 7+1। अब 7+1 का क्या मतलब होता है? जब भी हम सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बात करते हैं तो एक जज जो हमारे मेन जज होते हैं या जिन्हें हम हेड जज कह सकते हैं, वो होते हैं हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश। और बाकी जो आपके 7 जजेस आपको यहां पर दिख रहे हैं उन्हें हम अदर जजेस के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे देश आगे बढ़ा, इंडिया की पॉपुलेशन आगे बढ़ी, बहुत सारे केसेस भी आने लगे सुप्रीम कोर्ट में। और जैसे जैसे पार्लियामेंट को यह लगता गया कि शायद अब हमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स बढ़ाने चाहिए, तो साल दर साल पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर्स को बढ़ाती रही। और आज की तारीख में अगर 2024 में हम लोग बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में आपको टोटल 34 जजेस देखने को मिलते हैं, दैट इज 33+1, जिसमें कि एक है आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो DY चंद्रचूड़ हैं, और बाकी आपके 33 जजेस जो हैं उन्हें हम लोग अदर जजेस कहेंगे। तो अगर आप ये वीडियो 2024 में देख रहे हैं तो DY चंद्रचूड़ इज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लेकिन अगर आप इस वीडियो को देखने में थोड़ा सा लेट हो चुके हैं तो
आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बदले भी जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हम लोग कि कोई भी पर्सन किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का जज बन सकता है। देखिए, जिस तरीके से आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं और आप डायरेक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी नहीं बन सकते, आपको पहले आईएएस ऑफिसर ही बनना पड़ता है और प्रमोशन के बाद धीरे धीरे ऊपर की पायदान पे चढ़ के आप कैबिनेट सेक्रेटरी बनते हैं। उसी तरीके से आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं बन सकते हैं, आपको निचले पायदान से शुरुआत करनी पड़ती है। सबसे पहले इसमें आप लोग ये देखिए कि जो एक कंपलसरी क्वालिफिकेशन होती है वो ये होती है कि जो भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज बनना चाहता है वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन ये होती है कि अगर आप ऑलरेडी हाई कोर्ट के जज हैं और आपको हाई कोर्ट का जज बनने का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए क्वालिफाई हो जाते हैं। मान लो अगर आप जज नहीं हो लेकिन अगर आपने हायर जुडिशरी में एडवोकेसी की है, यानी आपको एडवोकेट का एक्सपीरियंस है, कितने साल का? मिनिमम 10 साल का, तब भी आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्वालिफाइड हो सकते हैं। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वालिफिकेशन होती है आपकी, और वो ये होती है कि अगर प्रेसिडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आप केपेबल इनफ हैं। इसका मतलब ये हुआ, मान लीजिए कि आप हाईकोर्ट के जज ऑलरेडी हैं लेकिन आपको 5 साल नहीं हुए हैं जज बने हुए, आपको सिर्फ 3 ही साल हुए हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपसे आकर यह कहते हैं कि हाई कोर्ट में 3 साल के जज का एक्सपीरियंस के तौर पर आप बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे चुके हैं और आपको 5 साल के एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। तो यानी कि आपने अपना एक्सपीरियंस का जो ईयर है, ड्यूरेशन है, वो कंप्लीट नहीं किया, लेकिन उससे पहले अगर आपको प्रेसिडेंट आकर कहते हैं यू आर वर्थ ऑफ बिकमिंग सुप्रीम कोर्ट जज, उसे ही हम लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति की नजरों में केपेबल इनफ होना। तो आप यहां पर ये नोटिस करेंगे कि जो पहली क्वालिफिकेशन है इंडियन सिटीजन होने की, वो आपकी कंपलसरी क्वालिफिकेशन है, और इस बाकी की नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4 में से कोई भी एक क्वालिफिकेशन आप क्लियर कर लेते हैं, यू कैन बिकम द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब आते हैं हम लोग अपने सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, और जो सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक भी रहा है, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट है वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन इसका जो बेसिकली प्रोसेस है उसको समझने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट की हिस्ट्री में जाना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कुल मिलाकर 3 केसेस हमको देखने को मिलते हैं। फर्स्ट जज केस ऑफ 1982, सेकंड जज केस ऑफ 1993 एंड थर्ड जज केस ऑफ 1998। अब ये जजेस केस क्या है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट में ही केस चल रहा है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होना चाहिए, यानी कि सुप्रीम कोर्ट खुद ये बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंटमेंट होना कैसे चाहिए। फर्स्ट जज केस 1982 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जज का अगर अपॉइंटमेंट करना है तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ही किया जाएगा, लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के जज का अपॉइंटमेंट करने से पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से एडवाइस लेगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यह थी कि यह कहा गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पर बिल्कुल भी बाइंडिंग नहीं होगी। यानी कि अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने यह कहा प्रेसिडेंट को कि भाई इस पर्सन का अपॉइंटमेंट मत करो, और प्रेसिडेंट कहेगा कि मैं तो करूंगा, यानी कि यहां पर आर्टिकल नंबर 50 का प्योर वायलेशन है। क्योंकि अगर प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात नहीं मान रहा है तो इसका मतलब वो प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस मान रहा है, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 50 में जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के सेपरेशन के बारे में क्लियरली बात की गई है, और ये उसी का वायलेशन है। इसीलिए इसे बाद में कैंसिल किया गया था 1993 के सेकंड जज केस में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज का जो अपॉइंटमेंट होना चाहिए वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा, और प्रेसिडेंट तो एडवाइस लेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से ही, लेकिन इस बार यह कहा गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जो एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होगी। अब यहां पर हमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट तो देखने को मिलता है, लेकिन एक प्रॉब्लम यहां पर यह है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यहां पर सोल एडवाइस दे रहा है। अब देखिए, ह्यूमन एरर मार्जिन तो हमें रखना ही पड़ता है, हो सकता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी कभी कभी गलत एडवाइस दे दें। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से यह कहा गया कि प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से पहले आप सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से एडवाइस लेंगे। लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम यह थी कि ये 2 जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को क्या एडवाइस देंगे, इस पर बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं थी। यानी कि अगर 2 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से अग्री नहीं करते हैं, फिर भी वही होगा जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही चाहेंगे, और जहां पर ट्रांसपेरेंसी नहीं होती, करप्शन वहीं पर आता है। और इस प्रॉब्लम को फाइनली सॉल्व किया गया थर्ड जज केस 1998 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होंगे उनका जो अपॉइंटमेंट है
वो तो प्रेसिडेंट के द्वारा किया ही जाएगा, जो कि बिल्कुल सही बात है। और प्रेसिडेंट से ये कहा गया कि आप एडवाइस लेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और उसकी एडवाइस प्रेसिडेंट पर पूरी तरीके से बाइंडिंग होगी। लेकिन यहां पर डिसीजन ये चेंज किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट को एडवाइस देने से पहले सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस से एडवाइस लेंगे। और यहां पर आप ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस एडवाइस देंगे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद, यानी टोटल हो गए 5 जजेस, यानी कि 3:2 में जो भी डिसीजन आएगा अपॉइंटमेंट करने का या न करने का, उसी को फॉलो किया जाएगा। बीच में वैसे नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन 2014 में लाया गया था डॉक्टर रविशंकर प्रसाद, उस टाइम के लॉ मिनिस्टर के द्वारा, लेकिन 2015 में ही सुप्रीम कोर्ट ने उस डिसीजन को पूरी तरीके से कैंसिल करके ये जो थर्ड जज केस 1998 है उसको दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिया। तो अगर आपसे पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि हाउ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड, यू हैव टू बेसिकली गिव दिस पर्टिकुलर आंसर। तो ये थे हमारे सुप्रीम कोर्ट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसी तरीके के टॉपिक्स को अगर आप डिटेल में और आसान भाषा में समझना चाहते हैं, कीप कंटिन्यू योर स्टडीज विद IAS Origin। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।